थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज एक वीक के बाद हम लोग सेशन ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा बिजी था, कहीं बाहर था, इसलिए आप लोग का सेशन नहीं ले पाया। और लेकिन आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आज जरूर सेशन लूँ, क्योंकि कल मैं फिर बाहर जा रहा हूँ। तो अब मैं सेशन फिर एक आई थिंक 4-5 दिन नहीं दे पाऊंगा आप लोग का। लेकिन कोशिश करूंगा कि 21 तारीख को शायद अगर टाइम मिले तो मैं आपका लेने की कोशिश करूंगा। दैट आई कैन नॉट प्रॉमिस यू। कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कशन करेंगे आज। और फिर वही स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो जनरली आप लोग भूल जाते हैं बार बार। मैं कई बार आप लोग को बताता हूँ, लेकिन मेरा काम होता है कि मैं आपको चीजें बताऊं और समझ में आए और आप उसे फॉलो करें। जितना आप सीख के करेंगे उतना आपका कन्विक्शन होगा। जितना आप टिप्स के बेस पे करेंगे, कई कई लोग मेरे को रोज रोज मेरे पास कम से कम 10 से 15 मैसेज आते हैं। और आप में से कोई लाइव होगा तो बोल भी सकता है कि सर मेरा पीएमएस सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया है, प्लीज रिन्यू। और मैं उसको रिप्लाई ही नहीं करता। कारण यही है कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। बस कारण केवल इतना ही है। अगर आप में से किसी ने मैसेज भेजा था और मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया, तो क्योंकि जब मैंने वो चलाया था तब भी मेरे केवल एक ही पर्पज था। पर्पज यही था कि आप लोग उससे सीखे, रेगुलर रहें, टच में रहें। आपसे पैसे लेके मैं बहुत ज्यादा उससे मेरा कुछ काम नहीं होने वाला 2-4 हज़ार रुपए से। इसलिए मैं उसको नहीं करता हूँ, आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। जिसने दिया था सीख रहा है, जान रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग पीएमएस को यूज कर रहे हैं उनको इतना अब हो गया कि उनको किसी टिप्स की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो प्लीज, आपको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं करता हूँ, तो मैंने आपको रीजन बता दिया। ठीक है। आप मुझे पैसे देने के लिए मैसेज करते हैं और मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अभी तो हमने सेशन शुरू ही किया, अभी क्वेश्चन कहाँ से? नहीं सर, एक्चुअली वो जो बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात हुई थी ना, हाँ बताइए। तो सर व्हाट डू यू थिंक दैट 26% प्रॉफिट हो रहा है तो सेल करना चाहिए या रखना चाहिए? जब जब आपने लिया था तो क्या कह के लिया था इसको? सर वो जीरो हीरो। तो 26% प्रॉफिट में आपके दिमाग में क्वेश्चन कैसे आ गया कि इसको बेच दें? अरे यही तो देखिए, सारी कहानी, सारे रूल्स को आप लोग जीरो खुद कर देते हैं। आपने एक स्टॉक, जिस दिन हमने उस स्टॉक को डिस्कस किया, हमने कहा इस स्टॉक में आप उतना पैसा लगाएंगे जो जीरो हो जाएगा तो आपको कोई दुख नहीं होगा। लगा के छोड़ देंगे, मुझे लगता है ये हीरो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पहले ही मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया कि वो जीरो भी हो सकता है। आपने मेरी बात मानी या आपको लगा, कन्विक्शन आया और आपने उसको ले लिया। तो आप केवल 26% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो फिर जीरो कहां से हुआ? फिर क्या फायदा हुआ उसको लेने का? ओके सर, अंडरस्टूड। अगर 15-20% प्रॉफिट पे बेचना था तो फिर एचडीएफसी बैंक रहते, कोटक बैंक रहते, आईटीसी रहते, एचडीएफसी एचयूएल रहते, इस तरह के शेयर रहते ना। जब आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि एक लॉस मेकिंग कंपनी, प्रमोटर्स की होल्डिंग पूरी प्लेस्ड है, ऐसी कंपनी को, बेकार सी कंपनी को कुछ लॉजिक देके हमने उसको लिया। तो लिया तो इतना बड़ा, जब आप रिस्क ले रहे हैं तो उस रिस्क का रिवॉर्ड तो मिलने दीजिए। या तो जीरो हो जाएगा, मैं एकदम क्लियर अभी भी सबके सामने बता रहा हूँ, या तो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। अब अगर आज भी आप उस जीरो के लिए नहीं तैयार हैं तो चुपचाप उसको बेच कर निकल जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं नहीं बेचूंगा, मैं अपना बता रहा हूं। और मेरा कुछ लॉजिक था, उस समय हमने डिस्कशन किया था। मैं आज केवल टेक्निकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं स्विंग ट्रेडिंग की वही स्ट्रेटजी मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने वीडियोज ऑन कर लें और फिर हम लोग डिस्कशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। क्योंकि जब मैं टेक्निकल डिस्कशन करता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि आपको मेरे चार्ट पैटर्न समझ में आ रहा है, तो आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आता है बाकी चीज़ें। ठीक है। संध्या जी आज मुझे बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि संध्या जी यूएस में है नहीं सर, शायद। यहाँ पे टाइमिंग एक्चुअली चेंज हो गया है ना। मैं यूएस में आ गई हूँ तो टाइमिंग चेंज हो गया, बच्चों की छुट्टी तो चल आप यूएस रही में है। हैं, मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ और मुझे खुशी इस बात की मिलती है कि सिंगापुर से और यूएस से और कहाँ कहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जी तो सर, तो तो टाइमिंग की आ, वजह से टाइम। वही सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी जो हम हमेशा करते हैं, मैं उसी को दोबारा डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैं कई दिनों से क्वेश्चंस देख रहा हूं आप लोगों के। और जब मैं क्वेश्चंस देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है शायद आप लोग भूल गए हैं, या वो लोग जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया है तो उनको सिखाने के लिए एक बार मैं दोबारा से सिखाना चाहूंगा। हमारी जो बेसिक स्ट्रेटेजी है किसी भी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कोई बता सकता है क्या? दीपक जी बताएंगे, दीपक मिश्रा जी। हम किस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से हम स्टॉक को करते हैं? डीएमए वाला रूल कोई बताएगा? अच्छा दीपक जी नहीं बताए, कोई भी बताए डीएमए वाला रूल हमारा क्या है? ताहिर जी, एनीवन?
सर प्राइस 20 20 और 50 और 200 डीएमए से नीचे और 9 डीएमए 20 को क्रॉस करे। ठीक, वेरी गुड, चलिए ठीक है, मतलब समझ में आ गया आप लोग को। मैं दोबारा से इसको स्टार्ट से लगाता हूँ सो दैट कि आप लोग देख पाए। जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है उनकी थोड़ी सी मैं मदद करूंगा, और जो लोग कई बार कर चुके हैं तो उनका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो मुझे माफ कर देना। लेकिन आपके लिए भी एक लर्निंग होगी। देखिए, जब आप चार्ट पैटर्न लगाते हैं तो इस तरह का आपके पास चार्ट होता है। आप इंडिकेटर में जाते हैं, इंडिकेटर में जाके यहाँ पे लिखते हैं DMA। जैसे लिखते हैं तो डीएमएस करके यहाँ पे एक आता है, या बेसिक डीएमए में जाएंगे तो भी मिल जाएगा। इसको आप क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके हमें चाहिए 10 डीएमए, 5 की जरूरत नहीं है, 10 या 9 कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है। 20 चाहिए, 50 चाहिए और 200 चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 9 एक ही चीज है, 5 20 200 इतने डीएमए चाहिए। अब थोड़ा सा मैं अपने कलर को इस हिसाब से रखता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं सबसे छोटा डीएमए को सबसे लाइट कलर रखता हूँ। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग, कलर आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उससे वाले को थोड़ा उससे डार्क रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद है उससे डार्क रखता हूँ, और सबसे जो बड़ा है उससे सबसे डार्क रखता हूँ। ये इससे मुझे याद रहता है कि कौन सा डीएमए कौन सा बता रहा है, ये मुझे पता रहता है, इसलिए मैं याद रखता हूँ 10 20 50 एंड 200। तो 10 20 50 एंड 200। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरा 10 जो है वो येलो है, जो 20 है वो ग्रीन है, जो 50 है वो ब्लू है, और जो मेरा 200 है वो ब्लैक है। कलर को अगर आप समझ पाएंगे तो सबसे सर प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए। लाइट कलर सबसे समझाए, प्लीज इसको रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा प्लीज, ठीक है। तो आप इसको 10 20 50 200 कलर आपकी चॉइस है, कलर जो मर्जी रखना चाहे। जो ये तो मैंने अपना कलर रखा ताकि मुझे याद रहता है कि लाइट कलर है यानी छोटा है, डार्क कलर है यानी बड़ा है। ये मेरे याद का एक तरीका है। आप अपना कुछ भी बना सकते हैं, आपको याद रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज मैंने आपको नहीं बताया ना। अब जो येलो है, येलो इज माई 10, ग्रीन इज माई 20, ब्लू इज माई 50 एंड ब्लैक इज माई 200। ये मेरे डीएमएज हैं। आपके कलर कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि जब मैं यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। मैं कहूंगा ब्लैक लाइन तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट डज ब्लैक लाइन सजेस्ट, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक स्टॉक पे ले चलता हूं। अगर आप लोगों को याद होगा, यहां से मैं 2 थ्योरी आपको बताऊंगा। एक में बहुत प्यारी, देखिए किसी को अगर याद हो, इस गैप की बात हमने बहुत दिन पहले की थी। किसी को याद है इस गैप की बात? किसी को याद है कोटक महिंद्रा बैंक में इस गैप की बात की थी हमने? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक सर है, मुझे याद है। ठीक है। इस गैप में जो अब कोई कहेगा पूरी मार्केट नीचे आ गई इसलिए नीचे आ गई, रीजन कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो रीजन बनेगा। अगर नीचे आएगा तो कुछ रीजन बनेगा, ऊपर जाएगा तो कुछ रीजन बनेगा, रीजन तो बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई टिप्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सीखें। तो अगर यहाँ पे गैप था 10 टाइम्स में 9 टाइम्स 8 टाइम ऐसा होता है कि गैप फिलिंग होता है। मेरे पास ये स्टॉक 2000 पे भी था। क्या मैंने बेच दिया? मैंने नहीं बेचा, क्योंकि मेरे पास जो कोटक महिंद्रा बैंक है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, छोटे मोटे वो। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूं और मुझे इतना बड़ा गैप थ्योरी दिखती है तो मैं इस गैप थ्योरी को यूज कर सकता हूं। और देखिए आज ये स्टॉक जो बंद हुआ है एकदम उसी गैप पे, उसी गैप को क्लोज करके ये बंद हुआ है, उसी गैप को फिल करके स्टॉक बंद हुआ है। तो बहुत अच्छी गैप थ्योरी आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर गैप गैप के साथ ऊपर गया है तो वो नीचे आएगा, और अगर वो गैप के साथ नीचे आया है तो वो ऊपर आएगा। इस चीज को, इस कंसेप्ट को अगर आप सीखे, मैं 2-3 चार्ट आपको आज दिखाऊंगा गैप थ्योरी का, और जिसमें लेटेस्ट गैप फिलिंग हुई है और जिसमें लेटेस्ट गैप बना है वो भी दिखाऊंगा, जहां गैप बना है और जहां पे गैप फिलिंग हुई है, दोनों चीज दिखाऊंगा ताकि आप सीखें, जाने, समझे। तो अगर आप इस कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे तो यहाँ पे एक तो आपको ये जानना है कि गैप फिलिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब इसका चार्ट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे जाना था, जहां तक इसको गैप फिलिंग के लिए आना था, वो आ चुका है। अब मार्केट के साथ ये बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो आपको एक चीज जानना है वो ये जानना है कि जब आपका स्टॉक सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए 200 यानी ब्लैक लाइन, उसके नीचे 50 मतलब ब्लू लाइन, उसके नीचे 20 मतलब आपका ग्रीन लाइन, एंड उसके नीचे येलो यानी आपका 10 डीएमए, 200 देन 50
देन 20 एंड देन ईयर। अब ये इस तरह से नीचे आएगा। अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 27 फेब, ध्यान से समझिए। 27 फेब को अगर आप देखेंगे तो 200 सबसे ऊपर था, ब्लैक लाइन, उसके नीचे 50 था, ब्लू लाइन, उसके नीचे ग्रीन लाइन दैट इज 20, उसके नीचे प्राइस था, प्राइस यानी 10, और ये नीचे की तरफ जा रहा था। जब नीचे की तरफ कोई स्टॉक जाता है तो एक सिंपल सा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे जाते हुए स्टॉक को हमें नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक नीचे जाएगा, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक नीचे जाएगा। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर की तरफ टर्न हुआ, टर्न होने का मतलब जब वो येलो लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया, देखिए अगर आप ध्यान से देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट 21 मार्च, ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आते आते 21 मार्च को नीचे से ऊपर गया। 21 मार्च को अगर आप देखेंगे, 21 मार्च को भी देख सकते हैं और आप इसको 21 मार्च को भी देख सकते हैं, दोनों में से जो आपको समझ, 1 मार्च को देख लेते हैं, क्योंकि आप कभी भी स्टॉक को बॉटम पे नहीं पकड़ सकते। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको ये बता दे कि स्टॉक को आप बॉटम पे पकड़ें और टॉप पे सेल करें, ना मुझे तो नहीं आती। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्टॉक में आप प्रॉफिट कैसे कमाएं, ये मैं बता सकता हूँ ऐसा। लेकिन सबको जानना यही होता है कि हमें बॉटम पे पकड़ खरीदना है और टॉप पे बेचना है। ऐसी कोई थ्योरी मुझे नहीं आती, ऐसी कोई थ्योरी स्टॉक मार्केट में नहीं बनी है। स्टॉक मार्केट आपको ये तो बता सकता है कि पैसे कैसे कमाना है, कहाँ पे आप रीजनेबल खरीद सकते हैं, कहाँ पे आप रीजनेबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद के दुखों को आप इसको ध्यान से देखिए। मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए नीचे आ रहा था, नीचे आते आते येलो लाइन के नीचे था। अगर आप इसको देखेंगे 3 मार्च के आसपास इसने येलो लाइन के ऊपर चला गया, नीचे आया, नीचे आया। 3 मार्च को या आप 2 मार्च को, सेकंड को नहीं, 1 मार्च को ये येलो लाइन के ऊपर जाके क्लोज कर गया। येलो लाइन के ऊपर जाके क्लोज करने मतलब 10 डीएमए के ऊपर क्रॉस किया। सबसे ऊपर आपका क्या है, सबसे ऊपर है 200 डीएमए, 200 डीएमए के नीचे 50 डीएमए, 50 डीएमए के नीचे 20 डीएमए, 20 डीएमए के नीचे प्राइस, और प्राइस के नीचे 10 डीएमए, प्राइस के नीचे 10 डीएमए। इसका ये 10 डीएमए उसके नीचे होने का मतलब 10 या 9 कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब ये होता है कि वो एक बार नीचे जाके ऊपर के टर्न ले चुका है, अब वो ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हो चुका है, ऊपर की चार्ट पकड़ चुका है। जब ऊपर की तरफ कोई पकड़ चल देता है कोई बार, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। वो करता है इसलिए क्योंकि ऑपरेटर्स का मूवमेंट होता है, वो रिटेलर्स को डराते हैं कि नहीं ये और नीचे जाएगा, ये ऑपरेटर्स ऐसा करते हैं। तो इसलिए अगर जो ये यहाँ से ये दोबारा ये जो नीचे गया, ये केवल और केवल ऑपरेटर मूव है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो किसी ने क्या हुआ होगा, इसको 1730 पे पकड़ा और ये दोबारा जो है 1860 पे चला गया, 1850 पे चला गया। ये जो 50, 60, 70 रुपए, 80 रुपए का जो मूव है, ये केवल और केवल रिटेलर्स को डराने के लिए होता है। रिटेलर्स इसमें डर जाते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं कहाँ नीचे जाएगा, और किसी ने यहाँ एंट्री लेनी थी, ले भी दी होगी, जिसको टेक्निकल पता है उसने ले भी दिया। लेकिन जैसे ही वो नीचे 50 रुपए गया, 50 रुपीज जैसे वो नीचे गया, उसने सिर करके परेशान हो गया, ये पता नहीं क्या होगा। नहीं, अगर आपको एक कंसेप्ट पता है, आपने यहाँ बाय कर लिया, इसको आराम से रखिए। इसको रखने के बाद ठीक इसी पैटर्न को रिवर्स होने दीजिए। रिवर्स होने का मतलब अगर आप यहाँ कहीं देखेंगे तो आपका 200 डीएमए, देन 50 डीएमए, देन 20 डीएमए, देन प्राइस, और उसके ऊपर आपका 10 डीएमए, यानी 10 डीएमए सबसे ऊपर, उसके नीचे प्राइस, फिर आपका 20 डीएमए। मैं बात कर रहा हूं 6 जून को, 6 जून को ये ठीक पैटर्न रिवर्स हो गया। अब टोटल टाइम लगा 3 महीने, लेकिन 3 महीने में आपने कमाया कितना, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ आपने इसको खरीदा था 1750, 1800 में, आपने इसको बेचा कुछ 1950 में, तो आप 3 महीने में आराम से 15% कमा लेते हैं, 10% कमा लेते हैं। और अगर आप हर 3 महीने में 10% कमाना शुरू करते हैं तो आपका ये बहुत अच्छा CAGR बनता है। मैं फिर बता रहा हूं, इस पूरे थ्योरी में आपने इसको टॉप पे नहीं बेचा, इस पूरे थ्योरी में आपने इसको बॉटम पे नहीं खरीदा, क्योंकि ऐसी कोई थ्योरी मुझे नहीं पता, ना स्टॉक मार्केट में तो नहीं बनी जिसमें आप बॉटम पे खरीद रहे हैं और टॉप पे बेच रहे हैं। मैं आपको वो थ्योरी बता रहा हूं जहां पे जो आप अगर आप 10 शेयर में लगाएंगे तो लगभग 9 शेयर में आप हमेशा बहुत अच्छा, ये जो 20% का 18-20% का नॉन ट्रेडिंग CAGR होता है, इन्वेस्टमेंट का CAGR होता है, उसको आप ट्रेडिंग करके 35-40% पे पहुंचा सकते हैं। बस आपको ट्रेडिंग का टेक्निक पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं रिटायर्ड हैं, वो अपना देखते रहें, आप आराम से बेचिए, फिर नीचे आता है, फिर वैसी सिचुएशन बनती है, फिर खरीदिए। आप ये करके, जैसे अब देखिए यहाँ पे अभी पैटर्न पहले क्या है, 200 डीएमए, 200 डीएमए के नीचे 20 डीएमए, अभी ये और नीचे हो सकता है आए, अगर ये रिवर्स हो जाता है 200 डीएमए के नीचे ब्लू लाइन आती है, ब्लू के नीचे ग्रीन लाइन आती है, ग्रीन के नीचे प्राइस आता है, प्राइस के नीचे येलो लाइन आ जाती है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है, तो फिर बहुत अच्छी ट्रेडिंग
इन्वेस्टमेंट के लिए तो आज भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मैं आज केवल और केवल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा, मेरे पास 2-3 दिनों से मैसेज आ रहा था किसी पर्सन का कि सर हम रिटायर हो चुके हैं, हम 5 लाख रुपए लगा के थोड़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कोई बताओ। तो मैं बताऊं, ट्रेडिंग कोई खराब चीज नहीं है। ट्रेडिंग आपके पास टाइम होना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, और ट्रेडिंग के लिए आपके रूल्स होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए, और ट्रेडिंग के लिए आपके रूल्स होने चाहिए कि जी ये रूल को मैं फॉलो करूंगा, मैं लालच में नहीं आऊंगा, नहीं जी यहाँ आ गया अब ये और कितना नीचे जाएगा तब खरीदूंगा, नहीं जी और कितना ऊपर जाएगा तो बेचो, नहीं, मेरे ये रूल्स है, मैं इस रूल पे एंट्री करूंगा, मैं इस रूल पे एग्जिट कर जाऊंगा, काम खत्म। मैं फिर एक और स्टॉक पे जाता हूं, अगर सबको पता होगा, मैं वही स्टॉक एग्जांपल में ले लूंगा जो मैंने आप लोगों के साथ पास्ट में डिस्कशन किए हैं, सो दैट कि आप कमिटमेंट के साथ, मैं आपके साथ कह सकूं कन्विक्शन के साथ कि हाँ जी मैंने आपको ये बताया था, क्या ऐसा ही सिचुएशन था। याद करिए आप लोग, वैभव ग्लोबल ठीक ट्रेडिंग के पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी बहुत अच्छा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग वालों ने 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए प्राइस, यानी ये रेंज है, ये रेंज है, यही रेंज है वो जब आपने खरीद सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी खरीद लिया, जहां आपका मन करे। 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए प्राइस एंड देन 10 डीएमए, ये स्ट्रेटजी कहीं भी दिखी, यानी वो रेंज था 290, 300, 305, 307 के, कई बार ऐसा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ रेंज कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखेंगे, अब क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। आप ऊपर जाने पे बेचना नहीं है, नीचे आने पर डरना नहीं है। क्या ये सिचुएशन ठीक रिवर्स होगी? रिवर्स देखो यहाँ हो गई आज ये सिचुएशन, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रिवर्स हो गई। देखिए रिवर्स कैसे हुई आपकी, यहाँ पे जा रही है 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए प्राइस, अब ये 10 डीएमए के नीचे आ गया। जैसे ही 10 डीएमए के नीचे आया, ट्रेडर्स जो हैं आराम से इसमें से निकल सकते हैं। 10 डीएमए के नीचे आते ही आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लंबे समय तक रखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आराम से आपका 10% आराम से बना होगा, 15% आराम से। देखिए 10 डीएमए आप इसको ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाते जाते 10 डीएमए कहीं आएगा। 10 डीएमए जैसे ही आपका 10 डीएमए के नीचे आया, जैसे नीचे तरफ क्या देखना है, 10 डीएमए से ऊपर जाए, तो आपको जैसे यहाँ पे 10 डीएमए के ऊपर गया कहीं, तो आपने खरीदा, यहाँ पे कहीं खरीदा, और आराम से अगर आप सोचिए कि 300 में आपने खरीदा और आपने इसको 390, 380, 370, 350, 60 कहीं भी बेचा, आपने 15% कमा लिया। टाइम कितना लगा, आपने ये अगस्त 2022 और ये आपका आ गया अगस्त 2023। इस पूरे प्रोसेस में भी अगर आप देखेंगे तो कहां से खरीदा आपने, 300 पे खरीदा, बेचा कहां पे आपने जाके, इसको 380 पे बेचा, कितने परसेंट होता है, आराम से 30% होता है, आराम से होता है। तो लेकिन आपको पेशेंस होना चाहिए। मैं नहीं बेच रहा इस स्टॉक को, मैं फिर बता रहा हूं, मैं नहीं बेच रहा, मैं केवल आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं। मेरे पास स्टॉक है, मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं लंबे समय तक रखूंगा इसको, और पैसे होंगे तो इस लेवल पे तो मैं और खरीदूंगा। लेकिन मैं ट्रेडिंग का आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरह के शेयर में करते हैं, कब करते हैं, और क्या रूल्स हैं। रूल वही है, 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए प्राइस एंड देन 10 डीएमए, इस पे आपको खरीदना है। ठीक इसका रिवर्स हो जाए, 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, देन प्राइस, और उसके ऊपर 10 डीएमए चला जाए तो आपको बेच देना है। एक और शेयर देता हूं मैं आपको, कैंपस। आपको बता रहा हूं ये सारे शेयर्स मैं सिखा रहा हूं आपको जानने के लिए, समझने के लिए। देखिए कैंपस में क्या हुआ, थोड़ा सा चार्ट ये देखिए, 200 डीएमए, ध्यान से देखिए 200 डीएमए, ये आपको दिख रहा है, 200 डीएमए के बाद 50 डीएमए, 50 डीएमए के बाद 20 डीएमए, 20 डीएमए के बाद प्राइस, और प्राइस के बाद 10 डीएमए, यानी ये रेंज आपको यहां तक कहीं नहीं मिली, यहां जाके कहीं आपको 333-35 के आसपास कहीं मिली, आपने इसको बाय कर लिया। अब आपने बाय कर लिया, आपको लगेगा यार तो और नीचे चला गया। मैंने कहा जब भी आप बाय करेंगे तो आपका ये नीचे और जा सकता है, एकदम जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं 300 के आसपास, 322, 23, 25 पे आपने कभी भी खरीदा हो, आप इसको आराम से एक साल रखिए, आपको मतलब एवरेज रिटर्न आपके पोर्टफोलियो का, जिस पोर्टफोलियो में आप ट्रेडिंग कर, आप ये सोचेंगे अब ये इसके और नीचे गया, आप घबरा गए, आपने बेच दिया, कुछ नहीं होगा, फिर आप लॉस ही करते रह जाएंगे। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना। पहली बात, रूल आपका पहला रूल क्लियर है, अच्छे वाले शेयर खरीदना है। अच्छे वाले शेयर मैं आप लोग को फंडामेंटल क्लास में सिखा चुका हूं, आपको आपका उसका
ROE देखिए, ROC देखिए, प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए, डेट देखिए, बिजनेस एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उसका कैश फ्लो देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, पेज परसेंटेज देखिए, उसके बाद जो शेयर है ले लीजिए। अब ये हो सकता है आपने 330 पे खरीदा, आज 300 पे आ गया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आज इसने 5% का रिटर्न दिया है, कल हो सकता है कि और 20% का दे दे, कभी 40% का दे दे, कब क्या भागेगा मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे ये पता है कि साल में अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 20 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, 25 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो आपको आराम से अच्छा रिटर्न बनता है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। चलिए कुछ शेयर्स और डिस्कशन करते हैं। इस बीच में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले आप मुझसे पूछिए। इस पूरे कंसेप्ट पे जो मैंने आपको डीएमए बताया, इस डीएमए की थ्योरी पे, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए बाई, जो बाई की बात कर रहे हैं, बाई की जो थ्योरी है वो है 200 के बाद नीचे, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये माउस के थ्रू मैं यूज कर रहा हूँ, कि नीचे 50 आएगा, 50 के नीचे आपका 20 आएगा, 20 के नीचे प्राइस आएगा और प्राइस के नीचे 10 आएगा। ये आपका बाई का रूल है, ये आपका बाई का रूल है। सेल का जो रूल होगा ठीक इसी का उल्टा होगा, यानी सबसे ऊपर 10 आएगा, 10 आएगा, उसके बाद आपका प्राइस आएगा, उसके बाद आपका 20 आएगा, उसके बाद आपका 50 आएगा और उसके बाद आपका 200 आएगा। ये आपको अपने 100, 150, 200 अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखनी है, और उसमें जब ये थ्योरी लागू हो, जब ये कंसेप्ट लागू हो, आप उसको बाय करते रहिए आराम से। उसके बाद वो नीचे जाता है तो घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये रूल जहां फॉलो हो वहां खरीदिए, जहां ये रूल फॉलो नहीं हो आराम से बैठे रहिए, नहीं खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम मिलेगा, आपको स्टॉक मिलेगा, हाँ रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कोई स्क्रीनर नहीं है जिसको आप लगा देंगे और आपके सामने अपने आप आ जाए। उसके लिए पेड सॉफ्टवेयर आते हैं और आप लोग अभी उतने हेल्थ वाले नहीं है, और मैं नहीं चाहता, मैं खुद नहीं यूज करता। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब लाख लाख रुपए के सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अगर आप ब्रोकर्स के वो अटेंड करेंगे तो वो लोग बताते हैं, अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका पर्पज यही, उसमें भी निकल के यही चीजें आती हैं। यही इंडिकेटर्स को फॉलो करके आपको बता देंगे हाँ जी हमारे सॉफ्टवेयर से आपको ये मिल जाएगा। कोई फायदा नहीं है उतना पैसे वेस्ट करने का। आप अगर किसी चीज में कमिटेड हैं तो आपको हफ्ते में, अगर आप हफ्ते में 2 घंटे बैठ जाते हैं सैटरडे संडे को, तो आपके पास जितने पैसे हैं, हमारे पास जितने पैसे हैं, उतने के लिए इनफ है। आप 2 घंटे लगा के स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार इसको डिस्कस करता हूँ। लोग कहेंगे कि सर आप हर क्लास में वही स्टॉक डिस्कस करते हैं। मैं क्योंकि जब मैं डिस्कसन करना शुरू करता हूँ। सर आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही? एनीवन कैन रिप्लाई? दीपक जी, सुधीर जी, हाँ जी, ताहिर जी बोलिए। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा मे भी सब थोड़ा। ब्रेक हो रही है। ठीक है मैं समझ गया, कोई बात नहीं। अभी तो खैर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी कुछ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यस सर, ब्रेक हो रही है सर। ठीक है मैम, मैं समझ गया, थैंक यू। नाउ एचडीएफसी बैंक को देखेंगे जरा। इसको अगेन, ये बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छे रेट। देखिए जब कोई शेयर साल, 1.5 साल, 2 साल न चले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया। मैं बार बार कहता हूँ, शेयर का न चलने का ये कहीं से मतलब नहीं होता कि शेयर खराब हो गया। शेयर नहीं चल रहा और लंबे समय तक नहीं चला हुआ है, इसका मतलब उसके चलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर वो अच्छा शेयर है तो। मैं बस आपको अच्छे शेयर की पहचान होनी चाहिए। अच्छा शेयर क्या होता है? नहीं चला है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ जी ये 2 साल से नहीं चला। जनरली हम गलती क्या करते हैं, रिटेलर्स जो स्टॉक भाग रहे होते हैं, जैसे अब डिफेंस भाग रहा है तो लोग डिफेंस के शेयर खरीद रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनियां भाग रही हैं तो वहां खरीद रहे हैं। इस यही होगा कि जब वो भाग चुके हैं, अब आप वहां जाएंगे, पता चलेगा कि ये आप बेच देंगे। ये बहुत अच्छा शेयर है।
अच्छी वैल्यूएशन पे, अच्छे रेट पे आया हुआ है। मैं आपको इसकी वैल्यूएशन दिखाता हूँ। मैं फिर बताता हूँ, जब मैं कहता हूँ अच्छा शेयर, अच्छा रेट, ये सब केवल और केवल सिखाने के लिए है। कोई मेरा यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, आप अपनी कॉल लेंगे। आई एम नॉट अथोराइज और आई डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू गिव एनी टिप्स। मैं देखिए वैल्यूएशन वाइज देखिए, मतलब जो लोवेस्ट पॉसिबल रेट हो सकता है, वैल्यूएशन वाइज मैं बात कर रहा हूँ, पैसे वाइज नहीं। अगर आप देखेंगे कोरोना के टाइम की जो इसके पी था, वो था कुछ 17-19 के आसपास, और इस समय जो इसका पी है वो 18 है, मतलब 17, मतलब कोरोना वाले वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आ चुका है। कोरोना के टाइम पे जिसने एचडीएफसी बैंक नहीं खरीदा, उस सबको लगता था, मुझे क्या होता है हमारे कंसेप्ट में ऐसा लगता है कि हाँ जी एचडीएफसी बैंक 1200 रुपये आएगा तो हम खरीदें। नहीं, 1200 क्यों आएगा, 2500 आएगा तो भी मैं खरीदूंगा। क्या होता है कि पहले एचडीएफसी बैंक कितना कमाता था और आज कितना कमाता है, उसकी बेसिस पे वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन प्राइस में नहीं होती। अगर आप टाइटन को 4 रुपए में ढूंढेंगे, जब जब उन्होंने खरीदा था झुनझुनवाला जी ने, तो नहीं, टाइटन को किस वैल्यूएशन पे झुनझुनवाला जी ने खरीदा था, उस वैल्यूएशन पे हो सकता है आज भी आपको मिले किसी दिन, उस वैल्यूएशन पे अभी भी किसी दिन आपको मिल सकता है, बस उस समय का वेट करना है। और अगर कोरोना के टाइम पे सर्च करेंगे तो शायद उस वैल्यूएशन पे दोबारा, मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं केवल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वो वैल्यूएशन मिले। तो आपको वैल्यूएशन वाइज देखना होता है। अगेन एचडीएफसी बैंक, क्या एचडीएफसी बैंक खड़ा, अगर आप इस ईपीएस को देखें, ईपीएस के बार्स को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक की अर्निंग कैसे बढ़ती जा रही है। इस ईपीएस को ध्यान से देखें, 2019 से 2022 तक का ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार। और वॉइस ब्रेक हो रहा है। स्टॉक जो है आपको लोअर पी पे अवेलेबल है। सर ब्रेक हो रही है वॉइस बहुत ज्यादा। फिलहाल कनेक्टिविटी यही है, अगर ये पॉसिबल Can you हो नहीं पा रहा take it? तो अगर आप लोग कहें तो मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूं। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं इसी तरह चला सकता हूं, क्योंकि कनेक्टिविटी अब मैं कुछ भी करके कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं चलने दो सर, ऐसे ही चलने दो। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में इंटरनेट का कनेक्शन तो है नहीं। तो अगर आप लोग को अगर लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, इसके थ्रू हमको सीख पाएंगे, तो हम कनेक्ट कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, किसी और दिन कर जाएंगे। आप लोग कहें, आप अगर करेक्ट करेक्ट। जो आप लोग कहें मैं वैसे कर सकता हूँ। नहीं सर, चलने दीजिए। थैंक यू सर वीडियो बंद करा लेते हैं सबका, उससे लिंक थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, कोशिश कर लीजिए आप लोग, कुछ हो सकता है तो, अगर वीडियो बंद करके कुछ हो सकता है तो एक बार ट्राई कर लीजिए। आप कहें तो मैं भी वीडियो बंद कर देता हूँ, अगर उससे कुछ बेनिफिट होता है तो। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जो हमारा पी है वो बहुत अच्छे पी पे एचडीएफसी बैंक अवेलेबल है। अगर मैं इसके पास्ट कई सालों के थ्योरी देखता हूँ, 2013 से देखिए डेटा मेरे को, आपको मैं दिखा रहा हूँ, 2013 से इस समय ये लोवेस्ट पी पे अवेलेबल है। क्या ये बैंक खराब हो गया है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है तो जो इसके कस्टमर है उनसे पूछ लीजिए, या कभी ब्रांच विजिट कर लीजिए। मैं देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं ग्राउंड रिसर्च जरूर करता हूँ। अगर कोई चीज ग्राउंड पे खराब हो गई है तो मेरे खराब हो गई है, अगर वो चीज ग्राउंड पे खराब नहीं हुई है, आप ब्रांच में जाइए, ब्रांच की वर्किंग को देखिए, ब्रांच के लोगों से मिलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एचडीएफसी बैंक कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इट इज अ गुड बैंक, अवेलेबल एट वेरी गुड रेट। आपकी मर्जी है, बाकी आपको क्या करना है, कैसे स्टडी करना है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक जो है वो लोवेस्ट एवर प्राइस पे, आपको ये 1590 दिख रहा होगा, आप इसको कंपेयर करेंगे इस प्राइस से तो आपको ये महंगा दिखेगा। आप इस प्राइस से मत देखिए, वैल्यूएशन वाइज देखिए, हमेशा चीजों को हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं। अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो आपको हमेशा महंगा दिखेगा, वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो आपको ये सस्ता दिखेगा। वैल्यू फॉर मनी किस चीज की है। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे आप लोग के साथ आज डिस्कस करना है वो अगेन वो है कैंपस। मैं कर चुका हूं वैसे तो, अभी मैंने आपको बताया। अगेन कैंपस, मुझे लगता है कि जो कुछ होना चाहिए था इसके अंदर, जितनी करेक्शन होनी चाहिए थी, वो सब कुछ इसमें हो चुका है। अब कैंपस कहता है जी मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ, मैं किसी दिन भागूंगा, कब चलूंगा, किस दिन चलेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो कुछ होना चाहिए था वो इसके अंदर हो गया। जो कहना करना चाहिए था इसको कर दिया इसने। अपने 10 डीएमए के ऊपर आ गया, 20 डीएमए के ऊपर आ गया, और आज ये 50 डीएमए के भी ऊपर आ गया।
कई बार ऐसे पास्ट में भी 2-3 बार इसने आया है 50 डीएमए के। अगर आप देखेंगे 50 डीएमए के ऊपर ये मार्च में भी आया था 50 डीएमए के ऊपर, ये मई में भी आया था 50 डीएमए के ऊपर, इसने कोशिश किया था जुलाई में भी। लेकिन आज ये ग्रीन कैंडल के साथ ये 50 डीएमए के ऊपर आया है, जो अपने आप में एक अच्छा इंडिकेटर होता है। मैं इसके वॉल्यूम को देख रहा था, मुझे वॉल्यूम के साथ कुछ कह रहा था चार्ट कि हाँ वॉल्यूम बता रहा है कि हाँ जी स्टॉक में कुछ हो रहा है। जब भी कंफ्यूजन समझ में आए तो हमें वॉल्यूम को देखना चाहिए। वॉल्यूम अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। अगर मैं इसके वॉल्यूम को आपको 5 दिन का वॉल्यूम दिखाऊं तो आपको ये देखिए, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पार्ट को देखिए, अचानक ये जो किसी दिन वॉल्यूम अचानक से आने लगे ना, तो इसमें समझिए कुछ बिग हैंड्स जो हैं उनको लोअर प्राइस पे लेना है, वो ले रहे हैं, ले चुके हैं। ये वॉल्यूम अपने आप में कुछ कह रहा है। अगर आप इस वॉल्यूम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी एज कंपेयर, इस वॉल्यूम को देखिए, पास्ट के वॉल्यूम को देखिए और आज के वॉल्यूम को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी स्टॉक में कुछ डिफरेंट हो रहा है एज कंपेयर टू पास्ट फ्यू डेज, एज कंपेयर टू पास्ट फ्यू डेज। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टॉक मैं वैभव ग्लोबल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्टॉक सर एक क्वेश्चन है, just one question related with the campus। ये इतना हाई पीते है तो दोबारा बोलिए सर। इसका जो पी रेशियो है काफी हाई है, तो इज इट वर्थ टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म? अगेन मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए पी रेशियो हाई 80 पी पे है, हाँ कोई बात नहीं, 80 पी पे है। इसी की बात कर रहे हैं, कैंपस की बात कर रहे हैं आप। राइट सर, राइट। आप कैंपस को देखिए, इसका एवरेज पी क्या था, क्योंकि अभी लिस्टिंग में 100 था, आज ये कितने पे मिल रहा है आपको, 79 पे, पहली बार। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर आप रिलैक्सो के पी को देखिए सर, रिलैक्सो का पी कितना है, 135। बाटा का पी कितना है, 70 के ऊपर, वो भी है। यही 2-3 कंपनियां हैं अच्छी वाली। ठीक है, तो हमें ना एक समय कई बार ऐसा होता है कि सेक्टर का पी, इसमें क्या हुआ, क्या इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है या अर्निंग कम आई है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। पी का क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा कि अर्निंग की क्या सिचुएशन है। तो इसकी अर्निंग में है, एक बार थोड़ी सी अर्निंग बढ़कर आ जाएगी, अपने आप ये पी आपका डाउन आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार इन्होंने अर्निंग को बेटर करके दिखाया, देखिए जरा यहाँ पर, इसको देखिए जरा आराम से। इन्होंने एक बार थोड़ा सा अर्निंग को यहाँ पे बढ़ाया, जैसे ही ये 117 करोड़ को इन्होंने, देखिए जब ये हो रहा था 30 से 40, 40 से 60, 60 से 100, 100 से अब 117 वहीं पे आपका दिख रहा है। अगर ये इस अर्निंग को थोड़ा सा भी अगर ये बढ़ा के दिखा देंगे तो पता चलेगा, अगर ये 15-20% अर्निंग बढ़ जाती है तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी इनका बहुत अच्छा वो आ गया है। दूसरा, अगर आप एक चीज और मैं इसमें दिखाना चाहूंगा, आप देखिए क्या इन्होंने कोई प्रोविजनिंग वगैरह तो नहीं की है बहुत बड़ी। तो मुझे ऐसा डेप्रिसिएशन कॉस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे, इन्होंने डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अगर आप देखो सर, पहले डेप्रिसिएशन कितना दिखाते थे, ये 20-30 करोड़ का दिखाते थे, अचानक इन्होंने 50 और 70 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखाया, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब अगर आप इस हाँ, तो अगर आपको अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स के हैं सर, यस, हाँ, तो अगर आप सोचिए कि ये जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है जो इन्होंने बहुत बढ़ा के दिखाया अचानक, क्या इनकी फिक्स एसेट्स उतनी बढ़ी है? देखिए डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में फिक्स एसेट्स बढ़ी है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो करीब करीब 40% डेप्रिसिएशन बढ़ गया, 50 से 70 इज 40%। क्या हमारी फिक्स एसेट्स 40% बढ़ी है? 255 से 300 और 322, ये करीब करीब आपका 20% बढ़ा होगा। वहां पे आपको डेप्रिसिएशन जो है आपका 40% बढ़ा हुआ है। तो ये देख के लग रहा है कि ये प्रोविजनिंग जो है इनकी चल रही है, और ये जब सही अकाउंटिंग आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप डेप्रिसिएशन आज ज्यादा दिखाएंगे तो कल कम दिखाना पड़ेगा, आज कम दिखाएं तो कल ज्यादा दिखाना पड़ेगा। एसेट की लाइफ तो एक लिमिटेड है। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिस दिन सही अकाउंटिंग इसकी आ जाएगी उस दिन ये सही आ जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू के टर्म में देखिए सबसे बड़ी चीज होती है रेवेन्यू के टर्म में देखिए 6 से 7 हुआ, 7 से 11 हुआ, 11 से 14 हुआ, तो रेवेन्यू जो है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, सारा कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है।
थोड़ा कॉस्ट इनको मैनेज करना है और थोड़ा कॉस्ट इनको कहते हैं अकाउंटिंग में शो करने में, उसमें भी थोड़ी सी चीजें दिखानी है। वो अगर सही में आ गया तो आपको पी इनका अपने आप मैनेज हो जाएगा। ये मुझे अकाउंटिंग को देख कर समझ में आता है, एक लेमैन के लेवल में बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अकाउंटिंग वाले नहीं होंगे यहाँ पे, दे डू नॉट नो हाउ टू डू द अकाउंटिंग। तो माई explanation at this point of time is only, this is not that they are earning less, this is only they are showing it as less. They are not earning less because their revenue is consistently increasing. And if you visit any of the tier 2, tier 3, tier 4 cities, you will find the campus is in demand. I have visited only 1 week back to a city called Panipat in a school, or when I see, because how do I do my calculation, how do I manage my things, how do I make my mindset। जब मैं वहां बैठा, प्रिंसिपल के साथ बैठा एंड डिस्कशन में ये निकल कर आया कि उन्होंने अपने स्कूल में इस बार कैंपस के शूज लगवाए हैं बच्चों को। तो दिस ऑल शोज कि हाँ बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। ये सब चीजें आपको बहुत सारी चीजें बता देती हैं, लेकिन ये है कि क्या आप इस तरह का रिसर्च कर पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल आता हूँ इसी पे। मैं अभी गोवा गया था और मैं बिल्कुल भी, तो मैं एक दिन गया कसिनो में। मैं कसिनो गया केवल ये जानने के लिए कि हाँ जी डेल्टा कॉर्प का बिजनेस कैसा है और कैसा चलेगा, फ्यूचर क्या दिखता है मेरे को। मैंने वहां पे करीब करीब 12-13 घंटे स्पेंड किए, वहां पे लंच किया, डिनर किया, बैठा, जाना, समझा, और मुझे ये समझ में आया कि नहीं जी डेल्टा कॉर्प अगर अच्छा बिजनेस करेगा भी तो शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो होगा प्रोमोटर्स को होगा। शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज वहां पे मुझे देखकर समझ में आया। मैं तो खैर डेल्टा कॉर्प वाले उस पर नहीं था, मैं दूसरे पे था, लेकिन मैजेस्टिक प्राइड करके वहां पर एक कसिनो आ गया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ तो सारा का सारा खेल ही कैश में हो रहा है। जब कैश में हो रहा है, वो अब उसको कितना शो करेंगे, कितना शो नहीं करेंगे, कितने बुक्स में जाएगा नहीं जाएगा, अकॉर्डिंगली बिजनेस विल ग्रो, अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स विल गेन द बेनिफिट। तो वो समझ में आया कि नहीं जी ये स्टॉक बहुत गिरने के बावजूद भी हो सकता है कल को बढ़ जाए, और लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि हाँ इसका बिजनेस जो है कोई ऐसा है जो रिवॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर्स होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपको कंफ्यूजन होने लगे अपने शेयर में ना, तो आप उस शेयर को ग्राउंड रियलिटी पे जरूर देखें। ग्राउंड रियलिटी से अगर आप कन्विंस्ड हैं तो उस शेयर को रखिए, और ग्राउंड रियलिटी से अगर आप कन्विंस्ड नहीं है तो उस शेयर को मत रखिए। अगर आप पढ़ेंगे चार्ली मंगल जी को तो हमेशा देखते हैं कॉम्पिटेंसीज, वो एक वर्ड यूज करते हैं सम कॉम्पिटेंसीज, जो बिजनेस जिसको आप समझ सकते हैं, कपड़े का बिजनेस है, खाने का बिजनेस है, गाड़ी का बिजनेस है, जो आप उसी में आप इन्वेस्ट कीजिए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसीज आप वो वर्ड यूज करते हैं। तो आज इसीलिए कोई केमिकल बिजनेस और ये बिजनेस जो आपको नहीं समझ में आता है उसमें आप इन्वेस्ट ना करें, इसीलिए उसका रीजन यही होता है क्योंकि आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा। कभी भी स्टॉक प्राइस 10% नीचे गया तो आप घबरा जाएंगे। मैं अगर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं उसकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी जब होती है तभी मैं उसमें करता हूं। जो सरिता जी म्यूट योरसेल्फ रिक्वेस्ट। मिस सरिता कैन यू म्यूट योरसेल्फ। सरिता यादव जी, मिस सरिता यादव कैन यू म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ना तो इसीलिए आपको मुझे लगता है कि हाँ जी कैंपस जो आपको पी देखने में हाई लग रहा है, मुझे वो हाई नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे उसका बिजनेस भी ऐसा समझ में आ रहा है, उसकी बैलेंस शीट से ये चीज समझ में आ रहा है, और दूसरा मैंने जब उसको ग्राउंड पे जब उसको स्टडी किया तो भी मुझे लग रहा है कि नहीं जी बिजनेस ग्रोइंग है और दे आर कैप्चरिंग मोर एंड मोर मार्केट, और इन ईयर्स टू कम दे विल जनरेट द बेनिफिट। नाउ अनदर स्टॉक which I will like to discuss with you all, अगेन अच्छा स्टॉक। जब मैं अच्छा कहता हूं फिर मैं कह रहा हूं मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपसे जब ये अच्छी चीज बताता हूं तो आप उसको देखें समझें, और अगर आपको समझ में आता है तो रिसर्च करें, बाय करेंगे, प्रॉफिट आपका चाहे तो मुझे उसमें से कुछ दे सकते हैं, लॉस होगा तो मैं उसको बिल्कुल क्लियर नहीं करूंगा, एकदम मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगेन ये एक स्टॉक है क्लीन साइंसेज, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका, बहुत ग्रोइंग बिजनेस है, और मेरे अपने पोर्टफोलियो में है, मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब 200 डीएमए के ऊपर जाएगा, और जब 200 डीएमए के ऊपर जाएगा तो मुझे इसका टारगेट कहीं जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 2000 के ऊपर मुझे लगता है बहुत जल्दी जाना चाहिए। अब बहुत जल्दी का मतलब अगर 1 साल भी लग जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, 1300 का स्टॉक अगर 2000 हो जाता है 1 साल में,
तो बहुत अच्छा। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं सीधे इसके बिजनेस पे जाता हूँ, आप लोग को बिजनेस समझ में आएगा तो आपको स्टॉक में कन्विक्शन बनता है। देखिए ध्यान से, इसका आरओसी देखिए, इसका आरओई देखिए, इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए। जब आप स्टॉक को देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 75 अगर प्रमोटर की होल्डिंग हो तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्विक्शन होता है कि हाँ जी, प्रमोटर जो है वो स्टॉक को एक भी शेयर बेचना नहीं चाहता। जो 25% उसको बेचना पड़ा है वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि एज पर सेबी नॉर्म्स उसको बेचना पड़ा है। ठीक है, आगे मैं देखिए, अगर मैं इसको पी टर्म्स में इसकी वैल्यूएशन देखता हूँ तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार ये वर्ड्स को यूज करता हूँ कि ये सब केवल और केवल मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए कैसे इसकी स्टडी की जाती है। अगर आप इसके सेल्स नंबर को देखेंगे तो लगातार सेल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इफ यू सी द प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीजिंग every year. EPS is growing. These are the very basic thing whenever we evaluate any company कि हाँ जी, what the promoters holding, what is the ROC, what is the debt of the company, how the sales is increasing, how the profit is increasing, cash flow generate करती है कंपनी की नहीं करती है। अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो दे रही है लगातार। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इफ यू सी ऑफ लास्ट 5 ईयर डेटा आपके सामने है, 5-6 ईयर का, ये 6 ईयर, ये सारा का सारा आपको पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग एकदम जो है 74.98 एकदम क्लियर है। अगर आप देखेंगे इसमें DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर आप देखेंगे तो इसमें FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ध्यान से देखिए, जो प्रमोटर ने स्टॉक बेचा क्योंकि उनकी मजबूरी थी बेचना, 75 लाने के लिए उनको बेचना पड़ा, तो जो प्रमोटर ने बेचा वो सारा का सारा FIIs ने और DIIs ने बाई कर लिया। अगर सारा का सारा FIIs और DII ने बाई किया, यानी उनको स्टॉक के ऊपर फेथ था, उनको स्टॉक समझ में आ रहा था। दैट इज द रीजन उन्होंने स्टॉक को बाय किया। अगर आप तो ये एक अच्छा स्टॉक है, इसको आप देखिए। अब मैं आपको एक और स्टॉक बताने जा रहा हूँ, और फिर ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मेरा कोई खरीदने का इरादा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूँ इस तरह की चीजें कि जब आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसको देखें 2-4 साल 5 साल के बाद जरूर देखें कि हाँ जी, आज के 5 साल पहले हमने एक स्टॉक को डिस्कस किया था और उसका ये सिचुएशन थी, आगे क्या हुआ। फिर इससे आप सीखेंगे। आपको अगले 15-20 साल 25 साल 30 साल 40 साल इन्वेस्टिंग करनी है, तो अगर आप 5 साल में इस चीज को सीखेंगे तो अगले 5 साल के लिए 10 साल के लिए आप अपनी इन्वेस्टिंग के अच्छा बना सकते हैं। तो एक स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, सनटेक रियल्टी। अगर आप इस स्टॉक को देखें, मैं क्यों कहता हूँ सनटेक रियल्टी, आप इसको समझें। अगेन अगर कुछ लोग मुझसे जुड़े होते, हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ये बहुत ही प्यारा स्टॉक, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल था जब हमने डिस्कस किया था। दैट टाइम 300 के आसपास था, अब ये बढ़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बढ़ा कि हाँ ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 500 की तरफ जा रहा है। 500 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। इसका रीजन क्या है, क्यों मुझे समझ में आता है, तो अगर आप कभी मोहनीश पौरबाई जी को सुनिएगा, जनरली इंडिया के जो बेस्ट बिजनेस स्कूल्स हैं, चाहे वो ISB हो, चाहे वो IIM हो, चाहे वो FMS हो, चाहे वो आपका MDI गुड़गांव हो, या वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस स्कूल है, कोई ऐसा, केवल यूट्यूब पे देखिएगा, मोहनीश पौरबाई जी बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। नो डाउट वो इन्वेस्टर हैं, लेकिन मैं उनको इन्वेस्टर कम एजुकेशनिस्ट बोलता हूँ। आप उनको सुनिएगा, बहुत अच्छे। तो उन्होंने इसमें बहुत बाई किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलता है। तो ये मोहनीश पौरबाई जी की कंपनी है, क्योंकि वो US से करते हैं, तो उनकी कंपनी को आई थिंक शायद वो, ओह सॉरी, ये इसमें अभी क्लीन साइंसेस खुला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सनटेक रियल्टी। अब अगर प्लीज, मैं अगेन बता रहा हूँ, बहुत रिस्की स्टॉक है, कोई मैं नहीं खरीद रहा, मैं एकदम पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं नहीं खरीद रहा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम क्लोन फंड के थ्रू भी हम पैसा बनाते हैं। आप इसको सीखें, जानें, और आपको फ्यूचर में आपकी एक लर्निंग होगी। दिस इज अ क्लोन वे ऑफ जनरेटिंग मनी। तो अगर आप इस वहां पे देखेंगे तो मोहनीश पौरबाई जी की कंपनी है, ये है
पबराई इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये पबराई इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, मैं जा रहा ये द पबराई इन्वेस्टमेंट फंड, अगर आप टोटल देखेंगे तो इनकी जो होल्डिंग होगी इस कंपनी में डिफरेंट फॉर्म में, पबराई इन्वेस्टमेंट और पबराई इन्वेस्टमेंट फॉर्म के नाम से मिला के और ये पबराई इन्वेस्टमेंट एलएलपी के नाम से, ये टोटल इनकी जो होल्डिंग है ये करीब 10%, 9.94 के आसपास है। अब कोई भी एफआईआई किसी भी शेयर में 10% से ऊपर, ये जो पीएमएस वाले होते हैं 10% के ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी जो मैक्सिमम उनकी लिमिट है वो उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है। और अगर इतने बड़े इन्वेस्टर अगर किसी में मैक्सिमम होल्डिंग रखते हैं तो उन्होंने अपनी रिसर्च जरूर की होगी। मैं नहीं कह रहा कि आप उसको अंधा फॉलो करें, लेकिन फॉलो करें, खरीदिए मत, देखिए कि आगे क्या होता है, अगले कुछ सालों में स्टॉक में क्या होता है, इससे आपकी लर्निंग होगी तो आप कुछ अपने आइडियल लोग बना सकते हैं, उन आइडियल लोगों को फॉलो कर सकते हैं और उनको फॉलो करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बेटर कर सकते हैं। हर बार आपको गिर के ही नहीं जरूरी सीखना होता है कि नहीं हम गिरेंगे, जो कई बार हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, हर चीज खुद एक्सपीरियंस करके सीखना जरूरी नहीं है। दूसरों के अगर आपके मम्मी पापा ने या आपके किसी ने आपको बता दिया सिगरेट खराब चीज होती है तो आपको सिगरेट पी के ही नहीं सीखना कि हाँ सिगरेट खराब होती है, आपने सीख लिया और आप उसको लाइफ में फॉलो करते हैं। सेम वे कुछ बड़े लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप, लेकिन हाँ वो बड़ा कौन है, कौन रियल टर्म में गाइड करने वाला एजुकेशनिस्ट है और कौन यूट्यूब पे फॉलोवर इकट्ठे करने वाला है, उसकी समझ आपको होना चाहिए, वो आपको जानना है, वो आपको समझना है। जितना जल्दी समझेंगे उतना आप लाइफ में अच्छा करेंगे। तो इस सनटेक रियल्टी को भी हीरो टू जीरो स्टॉक मैं कहता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में ना है, ना मैं नियर में बाय करने जा रहा हूं, मेरा आज के टाइम पे कोई पूछे मेरा, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इसको स्टडी जरूर करिएगा, इसके फ्यूचर को देखिएगा, साल 2 साल देखिएगा, फिर कभी हो तो अगर ये वीडियो आपको कभी यूट्यूब पे मिल जाए, मेरी जो आज क्लास ले रहा हूँ उसमें डालिएगा, या कभी मैं व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, सर हमने एक दिन इसको डिस्कस किया था और आज इसकी सिचुएशन ये है, आज के 2-4 साल के बाद। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगेन गैप फिलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। पेज इंडस्ट्री देखिएगा, मैं स्टॉक्स को ढूंढ के इसलिए लाता हूँ ताकि आपको मैं सिखा सकूं, सिखाने के पीछे रीजन होता है। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा, ये देखिए जरा, सीखिए जरा, अगर आप इस चार्ट को देखें, यहाँ पे एक गैप था, देखिए जरा ध्यान से, ये स्टॉक था 41,114, ध्यान से इस बात को देखिएगा, उसके बाद ये नीचे आया, एक गैप था। ये अगर आप इस चीजों को सीखेंगे तो आपके पास पैसा बनेगा। उसके बाद इसने इस रेंज में बहुत दिन तक ट्रेड किया, ये ट्रेड किया इसने 39,000, 38,000, 36,000, 35,000, जितना नीचे मिल सकता था, आपके डिपेंडिंग अपॉन जितना आपकी नॉलेज थी, जितना आपका एक्सपीरियंस था, जितना आपने इसमें कहीं भी बाई किया होता। देखिए कितना प्यारा गैप फिलिंग हुआ है। और जो मैंने आपको कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाया, वो जो था नीचे से ऊपर की तरफ था, ये ऊपर से नीचे की तरफ है गैप, बस इस गैप को समझिए। अब इस गैप को देखिए कैसे इन्होंने ठीक उसी जगह पे जाके गैप फिलिंग करके और इसने फिर करेक्शन कर लिया। अब ये कहाँ जाएगा वो आगे की बात है। मैं आपको इस गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत रहा हूँ कि चार्ट्स को ढूंढिए, समझिए, अच्छे स्टॉक्स में अगर आपको गैप मिलते हैं और वो वाजिब गैप है, उसको आप लेते हैं तो आपके अच्छे पैसे बनते हैं। मैं आपको केवल ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गैप फिलिंग एक अच्छा टेक्निकल वे ऑफ अर्निंग मनी होता है, बस आपको उसको समझना है। गैप कितना है, कितने टाइम में वो फिल हो सकता है, उसको अगर आप स्टडी करेंगे, 10, 20, 25, 50, 100 चार्ट को देखेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। प्लीज किसी के टिप पे, किसी के रिकमेंडेशन पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, आप परेशान रहेंगे। सपोज यहाँ पे गैप हुआ, आपने इस स्टॉक को 38,000 पे खरीद लिया, 15 दिन के बाद 36,000 हो गया, आप घबरा गए, आपने स्टॉक को बेच दिया, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 41,000 हो गया, आप देखते रह गए। यही होता है जनरली रिटेलर्स के साथ, यही होता है। अगर आपको स्टॉक का फंडामेंटल पे फेथ है, आपको पता है कि हाँ जी पेज इंडस्ट्री कौन सी कंपनी है, वो क्या बनाती है, उसके कस्टमर कौन है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, अगर ये सब पता हो के फिर आपने इस स्टॉक को खरीदा होता, तो अगर आपने 38,000 पे भी खरीदा होता और वो 36 भी गया होता तो आप परेशान नहीं होते, जैसे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और ये फिर 41 चला गया। और मैंने, अगर कोई याद हो किसी को याद है जब मैंने कहा था कि मैंने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग 5% से ज्यादा कर ली है, किसी को याद है?
कोई है? यस सर, कहा जी था सर, आपने। यस सर, बोला था आपने। लाइव क्लास में मैंने कहा था मैं जनरली इन्वेस्टमेंट जो रखता हूँ अपने स्टॉक में 5% रखता हूँ। जब मुझे दिखाई दिया कि नहीं ये तो बहुत अट्रैक्टिव उसमें आ गया तो मैंने इसको 8% ले गया। फिर जब मेरा गैप फिलिंग हो गया मैं इसको दोबारा मैंने इसको सारा नहीं बेचा। वो मेरा जो होल्डिंग है जो मेरे पोर्टफोलियो में रखना है वो मेरा आज भी पड़ा हुआ है। लेकिन जो मैंने ट्रेडिंग के लिए खरीदा वो मैंने आराम से उसको बेच के आराम से अपना गैप फिलिंग हुआ उसको निकाल दिया। तो क्यों? क्योंकि मुझे कन्विक्शन था कि अच्छा स्टॉक है। मुझे ये कन्विक्शन था कि हाँ जी इसके नीचे जिस भी लेवल पे मिल रहा है वो अच्छा है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगेगा हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ प्लीज सीखिए। आपको बिल्कुल भी किसी इंसान से रिकमेंडेशंस नहीं लेना है, आपको सीखना है। जितना सीखेंगे और सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। एक ही तरीका है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप जब खाली बैठे हो, स्टाफ रूम में खाली बैठे हो, घर में खाली बैठे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ अच्छी वीडियोस देखें, कुछ अच्छे चार्ट्स को देखें, बुक्स को पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा होगा। और स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है लेकिन स्टॉक मार्केट को समझना पड़ता है। दिक्कत ये होती है कि बिना समझे लोग करते हैं और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट खराब चीज है। मैं कई लोगों से दिन में 2-2 घंटे 4-4 घंटे हमारी बात है, क्योंकि मेरा तो ये प्रोफेशन है। तो मेरे पास वही लोग आते हैं और डिस्कशन करता हूँ। जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ और जब तो मुझे इतना दुख होता है कि नॉलेज है नहीं और वो कुछ भी कह रहे हैं, बस सुन लेता हूँ। मैं ना नहीं बोलता, हाँ नहीं बोलता। कुछ मुझसे बड़े हो सकते हैं, कुछ मुझसे छोटे होते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो 2 लोग 4 लोग 5 लोग जितने को मैं आपसे कहता हूँ प्लीज स्टॉक मार्केट या तो मत करिए, और करिए तो सीख के करिए। सीख के करिए, पैसा बनेगा। मैं लाइव क्लास में हूँ और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आप, और मैंने कई बार कहा है कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे 2-3 साल से जुड़ा हुआ है और मुझे कह दे कि हाँ सर मैं रूल्स को फॉलो करके कर रहा हूँ, मुझे लॉस है या मेरा पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है, मेरा पैसे डूब गए हैं। मैं एक स्टॉक की बात नहीं कर सकता। नो डाउट आप 25 स्टॉक खरीदेंगे, 2-4 उसमें लॉस में होंगे। आपका पोर्टफोलियो अच्छा प्रॉफिट बना, मैं प्रॉफिट नहीं, अच्छा प्रॉफिट बना रहा होगा एज कंपेयर टू योर एफडीज एंड ऑल, इवन आफ्टर बुकिंग द प्रॉफिट। कोई ऐसा है तो मैं लाइव क्रिटिसिज्म लेने को तैयार हूं। कोई भी ऐसा कि हाँ सर हमने तो खरीदे थे सब लॉस में, है कोई? या मैं आगे बढ़ूं? सर मैं क्रिटिसिज्म करती हूँ कि बहुत सारे स्टॉक में खरीद ही नहीं पाई और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन वो तो ठीक है मैम, सब कुछ खरीदने के लिए पैसे थोड़े पर नहीं सर जो आपने बोला सब ऊपर गए, सब ऊपर। है। बस यही है मैम, कोई बात नहीं। अब अगर आप मुझे 2 साल से फॉलो कर रही हो और आपने सीखा तो अभी तो लाइफ बहुत है ना। अभी तो 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल हम लोगों का। देखिए मैं मान के चलता हूँ कि हम में से कोई भी जो अपने हेल्थ के अच्छा ध्यान रखता है और भगवान पे बिलीव करता है, दैट गॉड कैन बी योर, अल्लाह कैन बी, जीसस क्राइस्ट कैन बी, राम कैन बी, एनीथिंग। जिस पे भी आपको फेथ है, आप उस पर बिलीव करते हैं, आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। आराम से अभी 70-80 साल 85 साल की लाइफ है आपकी। आप सब लोग 30-35 40 50 60 वाले हैं। जो 60 वाले भी हैं उनके पास भी अभी 20 साल 25 साल का आपके पास वेल्थ जनरेशन। अल्टीमेटली करना क्या है? जो भी वेल्थ है आपको अपने बच्चों को देना है। जो आपने करना था वो कर लिया, या जो आप पैसे आपके लिए इनफ है। आपके लिए पैसे आप जितना जी रहे हैं, मैं तो जैसे मैं जी रहा हूँ, मैं मेरे लिए इनफ है, ज्यादा पैसे चाहिए नहीं मुझे। जो पैसे हैं आज 10 लाख होंगे तो बच्चों को दूंगा, 10 करोड़ होंगे तो बच्चों को दूंगा, 50 करोड़ होंगे तो बच्चों को दूंगा। ठीक है, बन रहे हैं जो। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप लंबे समय में सीख के करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। छोटे छोटे टिप्स पे ना जाएं। मेरा आप, क्योंकि आप लोग एजुकेट, मेरा आप लोगों के साथ जुड़ने का केवल एकमात्र कारण है कि मैक्सिमम ऑफ यू आर एजुकेशनिस्ट। आपके पास से हर साल कम से कम 100 बच्चे मैं मान के चलता हूं आप पढ़ा के निकालते हैं। अगर आप हर साल 100 बच्चे पढ़ा के निकालते हैं तो अगले 20 साल में आप कम से कम 2000 बच्चे जो हैं निकालेंगे। उन 2000 बच्चों को अगर आप राइट सिखा देंगे तो वो हमारा एक अच्छी सोसाइटी में वो बन जाएगा और लोग उसको अच्छे तरह से स्टॉक मार्केट को जुआ सट्टा स्पेकुलेशन नहीं समझेंगे और हम लाइफ को हम सोसाइटी को कुछ बेटर दे पाएंगे। ये मेरा अगेन मैं आपको एक स्टॉक और डिस्कस करना चाहता हूँ। गैप फिलिंग के मेरे पास और भी था लेकिन मेरे पास वो टाइम नहीं है। एक स्टॉक है, चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ प्लीज, आपके पोर्टफोलियो में तो बेचना नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होगा, ऐसा होगा। जब मैं कहता हूँ ऐसा होगा तो मैं केवल इसलिए बताता हूँ कि आप देखिए मेरे पास है, मुझे पता है ऐसा होगा। लेकिन मैं छोटे छोटे, ये देखिए कितना प्यारा गैप है स्टॉक में। इस गैप को समझिए, इस गैप को समझिए। नो डाउट
मैंने स्टॉक कहीं खरीदा था नीचे, ये स्टॉक ऊपर है, आज ये स्टॉक 1300 पे है, मेरे को पता है कि ये स्टॉक जो है 1100 पे आएगा। आप कहोगे सर जब आपको पता है तो आप इसको आज क्यों नहीं बेच देते और क्यों नहीं दोबारा 1300 पे खरीदते? मैंने बताया ना, मैं बड़ा ही, मेरा ना खरीदते समय स्टॉक एकदम क्लियर होता है कि मैंने, जैसे मेरे पास जितने भी इंश्योरेंस स्टॉक है 2 3 4 सबको पता है, जो लोग वो स्टॉक मैंने खरीदे हैं आज के 10 साल 15 साल के बाद के लिए। मुझे पता है इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस अभी आज भी 5% 10% का पेनिट्रेशन है। अभी तो इंडिया के 90% लोगों को इंश्योरेंस में एंटर करना है। तो ये जो होगा 10 साल, इस खरीद बेच से मेरा 10% ऊपर नीचे होगा, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जहां मैं अपने रूल्स को तोड़ना शुरू करता हूँ वहां, मतलब नहीं, मैं अपने रूल्स को नहीं तोड़ता जल्दी। तो मैंने इसको खरीदा है, देखूंगा क्या करना है। मैं आपको ये स्टॉक इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर किसी का मन हो, एक अच्छा स्टॉक है तो आज बाई करने का रेट नहीं है आपको। ये अब थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है 6 महीने 8 महीने 1 साल कहीं ना कहीं जाके, आई डोंट नो। मेरे पास एक बच्ची थी नूर, नूर ने ज्वाइन किया है क्या आज? नूर है यहाँ? यस सर, नूर, यस सर। HDFC लाइफ किस पे बिकवाया था मैंने आपका? आप हैं? रेट सर बताइए। नहीं, अब तो नहीं है। नहीं, अब आपने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था HDFC लाइफ के बारे में, याद है? किस रेट पे बेचा था आपने? सर याद नहीं है, काफी टाइम हो गया, बट हाँ काफी ऊपर ही भेजा था। तो मतलब इन टोटल आई गेस मेरे को 33% कुछ का प्रॉफिट था उस पे। अपना डीमेट, वो अपना, सॉरी, आप अपना डीमेट देखेंगे तो मुझे जहां तक याद है आपने कुछ हाँ 70 72 के आसपास, 65 70 के आसपास बेचा था इसको, और आज आपका ये 615 16 पे आ गया। यानी वहां से 670 से 616 की जो जर्नी है, करीब करीब 20% नीचे, 25% नीचे आ गया। तो पता है मैंने नहीं बेचा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने नहीं बेचा, मेरे पास है क्योंकि मैंने खरीदा हुआ है। ये बच्ची है, अभी नए नए जॉब में आई है, इन्वेस्ट कर रही है, थोड़ा सीखेगी, प्रॉफिट होगा, खुशी मिलेगी, तो इसके लिए मैंने बिकवा दिया। ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, पैसे को, क्योंकि उसे खुशी मिली, 35% कमा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ उसे खुश भी रहे, क्योंकि तभी वो उसमें बनी रहेगी। मैंने ये सब काम 15 साल 20 साल पहले किए थे। अब मैंने ये खरीदा है, मैंने खरीदा है इसको कहीं 10 गुना 8 गुना होने के बाद बेचूंगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं लाइव क्लास में उस बच्चे को क्या है, अब चलो मान लो उसने बेच दिया वहां पे, आज फिर खरीद सकती है। मैं उतना ना टाइम है ना उतना लगता हूँ ना, मैं अपने डीमेट को मैं खोलता ही नहीं है दिन भर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी 15 दिन में 20 दिन में 25 दिन में अपने डीमेट को खोलता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अच्छा स्टॉक जो है, तो मैं दोबारा आपको जा रहा हूँ ICICI लोम्बार्ड पे, लोम्बार्ड में एक अच्छा गैप है। ये गैप पे अगर किसी को बाय करने का मन है तो गैप पे मिलेगा, वेट करिए, किसी तरह बैठिए, टाइम आएगा तब देखिएगा, तब इसको करिए। नेक्स्ट स्टॉक अगेन मैं जा रहा हूँ, मैं बार बार जब मैं स्टॉक जाता हूँ वो इसलिए जाता हूँ कि जब आज के 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद में क्लास लूँ तो मैं ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ नाम लेके बोल सकूं कि हाँ जी देखो हमने स्टॉक डिस्कस किया था। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो आज के 6 महीने पहले बोले होंगे उनको आप देखिएगा, आज के 1 साल पहले बोले होंगे उनको देखिएगा। ये अगेन ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। स्लाइडर बना हुआ बहुत प्यारा स्लाइडर, अगर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है स्टॉक, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, मेरे अपने पोर्टफोलियो में है, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट होगा मैं खुद कमाऊंगा, लॉस होगा मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, आपको क्या करना है आप जानिए। वैल्यूएशन वाइज मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, बट सर इसका आरओसी आरओई तो काफी कम है एज अकॉर्डिंग टू योर रूल। 10% के करीब है। ठीक है, जस्ट वांट टू हाँ टेक द क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट आल्सो। अगर ये आरओसी आरओई अगर आपको ये सर 30 पे होता तो आपको इस वैल्यूएशन पे मिलता? पहली बात राइट सर। नहीं मिलता ना, कुछ तो रीजन होगा। देखिए, चलिए आपने बोला तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले, क्या इसकी सेल्स कम हो गई है? देखिए जरा, सेल्स को देखिए जरा, क्या इसकी नो सेल्स सर। कम हो गई है? नहीं कम हुई है। क्या इसका ईपीएस जो है, ये जो था ईपीएस कम हुआ है? ईपीएस कम हुआ है? नो सर, नो सर। नहीं हुआ है। सेल्स बढ़ी है, ईपीएस लगभग कांस्टेंट है। इससे
एक लेमैन के लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्स बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट लगभग कांस्टेंट है, ईपीएस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो आपकी कॉस्ट है उसको इन्होंने, या तो वो कॉस्ट ज्यादा आई है और या तो वो ज्यादा दिखाई गई है, इसके सिवा और कोई रीजन नहीं हो सकता। जब मेरी सेल्स बढ़ गई है फिर भी मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, इसका दो ही रीजन है, या तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आई है या कॉस्ट को ज्यादा दिखाया गया है। क्या इसके सिवा और कोई रीजन हो सकता है सर? आई होप अगर मैं सही हूं तो आप कॉमर्स सही हैं। दिलीप जी, राइट। क्या इसके सिवा और कोई रीजन हो सकता है? नहीं, उसके अलावा तो कोई और हो सकता है सेल्स ज्यादा है, सेल्स बढ़ी है, फिर भी मेरा प्रॉफिट ना बढ़ने के पीछे मैंने कहा दो ही रीजन हो सकता है। पहला, या तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आई है या तो मेरे को कॉस्ट ज्यादा दिखाया है। अगर मैंने कॉस्ट ज्यादा दिखाया है तो अल्टीमेटली वो नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने दिखाया है मैंने दिखाया है ना उसको, तो केवल वो कॉस्ट ज्यादा है नहीं, तो अल्टीमेटली आज डेप्रिसिएशन ज्यादा कर दिया होगा, प्रोविजनिंग ज्यादा कर दिया होगा, कुछ ना कुछ करके वो मैंने ज्यादा दिखाया, कल को वो नीचे आने आती, पहली बात। और अगर कॉस्ट ज्यादा आई है तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस कमोडिटी बिजनेस है। कमोडिटी की साइकिल होती है, हम कई बार डिस्कस, कमोडिटी की साइकिल होती है। एक साइकिल में, दो साइकिल में कमोडिटी ऊपर जा रही है, इस समय अगर ऊपर है तो कल को नीचे आएगी। क्यों? राजेश एक्सपोर्ट जो है कमोडिटी, प्योर कमोडिटी बिजनेस है। तो अगर कमोडिटी प्राइस ऊपर है इसलिए मेरी कॉस्ट ऊपर आई है, कॉस्ट ऊपर आई है तो कल को कमोडिटी प्राइस नीचे जाएगी, नीचे जाएगी यानी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे ही मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा आरओसी आरओई अपने आप बढ़ जाएगा। क्या आप समझ पाए दिलीप जी? यस यस सर। सर, इज इट लॉन्ग टर्म स्टॉक और मतलब ये सिर्फ ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म? ये सब स्टॉक जो है अच्छे प्राइस पे लिया जाता है और लाइफ टाइम हाई पे बेचा जाता है। ओके। लॉन्ग टर्म स्टॉक की अलग खूबी होती है सर। लॉन्ग टर्म स्टॉक की खूबी मतलब कहते हैं ना, वो 10 12 15 ही स्टॉक है सर, वो 10 12 15 है जो लॉन्ग टर्म आप रख दिए, आपने उसको कभी बेचना ही नहीं। और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे स्टॉक क्या होते हैं, जो अगर मैं आपको मेट्रोपोलिस की बात करूं, अगर मैं डबल लास्ट बैच की बात करूं, अगर मैं वैभव ग्लोबल की बात करूं, अगर मैं राजेश एक्सपोर्ट की बात करूं, तो ये सारे स्टॉक क्या होते हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे अच्छे स्टॉक मिले तो उन्हें खरीद लो और जब वो दोबारा अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाए उनको बेच लो। ठीक है सर? ओके सर। नेक्स्ट, एक मैं और स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं क्यों डिस्कस करना चाहता हूं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। बहुत दिनों से सर ये तो चलता ही नहीं, ये तो करता ही नहीं, ये तो भागता ही नहीं। याद आ रहा है किसी को ये स्टॉक? यस सर। याद आ रहा है ना? नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, परेशान हो रहे थे। देख रहे हैं? ये देखिए क्यों 50% प्रॉफिट दे रहा है सर, 50% प्रॉफिट। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। बेचिएगा मत, मैं आपको बता रहा हूँ, बेचिएगा मत। ठीक है, बेचिएगा मत इसको। ये स्टॉक आपको मैं दो रीजन से बता रहा हूँ। पहला रीजन ये देखिए, अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो एकदम सही प्राइस है, बेच के निकल जाए, शॉर्ट टर्म वालों की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले हैं तो इसको मत बेचिएगा। बिजनेस बहुत अच्छा है, सबको पता है, म्यूचुअल फंड बिजनेस इंडिया में बढ़ रहा है, हर कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। मेरे घर में जो मेरा गाड़ी का क्लीनर आता है ना, उससे मैंने पूछा था, कहता है सर मैंने एसआईपी शुरू की है। मतलब सुबह मेरी गाड़ी साफ करने आता है, वो भी एसआईपी कर रहा है। अब अगर वो एसआईपी कर रहा है तो चाहे वो निपॉन से करे, चाहे सीएससी से करेगा, चाहे वो कोटक से करेगा, चाहे दूसरे करेगा, ये बिजनेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको, ये तो मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, बहुत प्यारा स्लाइडर था। स्लाइडर थ्योरी मैं कई बार आप लोगों को सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। बहुत ही प्यारा स्लाइडर था। जिसने भी स्लाइडर को समझा, इन्वेस्ट किया, स्लाइडर थ्योरी हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देती है। इसने इतना प्यारा रिटर्न दिया अपने आप में। ये थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है। जब भी स्लाइडर की बात होती है मैं कहता हूँ स्लाइडर को पकड़ो, स्लाइडर को पकड़ो, जितना आप पकड़ोगे उतना अच्छा होगा। यही स्लाइडर मैं आपको राजेश एक्सपोर्ट में दिखाता हूँ। यही स्लाइडर है जो एचडीएफसी में पास्ट में हुआ, वो राजेश एक्सपोर्ट में फ्यूचर में होगा। और मैं जब इतने कन्विक्शन के साथ कहता हूँ होगा, क्यों होगा कहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको होते हुए पास्ट में देखा है। इसको मैंने पास्ट में होते हुए देखा है, बताया है, कई बार बताया है। यहाँ देखिए, ठीक, ये देखिए, इस चार्ट को देखिए, ठीक, थीम वही ऐसा ही चार्ट था। इससे पहले देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक ऐसा ही, ये देखिए, ये भी ऐसा ही स्लाइडर था, ये स्लाइडर था। तो इसलिए प्लीज, चीजें नीचे आएंगी आपको डराएंगी, पक्का डराएंगी, लगेगा बेच दो यार ये तो नीचे जा रहा है,
लेकिन वही अपॉर्चुनिटी होती है, बस आपको पता होना चाहिए बिजनेस क्या है, कितना इसका फ्यूचर है, क्या कहते हैं चोर बिजनेस से दूर रखना है अपने आपको। ऐसा ना हो जहां पे आपके प्रमोटर्स चोर हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना है। इसीलिए कहा जाता है स्टडी कीजिए, समझिए, बिना स्टडी किए बिना बिजनेस को समझे, बिना अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसीज को समझे हुए स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां आपको कंफर्टेबल हो और जहां लगे कि हाँ जी मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, ये एक अच्छा बिजनेस है, मुझे कोई डर नहीं। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर 1 आवर। मैंने कोशिश की आपको मैं समझा सकूं, सिखा सकूं। आप में से कोई अगर एक छोटा सा फीडबैक देना चाहे तो मैं देना चाहूंगा। मैं किसी स्टॉक के बारे में नहीं सब दे मैं फीडबैक देना भी चाहूंगी हाँ सर। बोलिए बोलिए, आप पहले आप बोलिए कि मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप। आज आपने गुड शायद इवनिंग सर। मैसेज भी किया था, पता नहीं मैंने आपको रिप्लाई किया कि नहीं किया। हाँ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट मेरे को आपको ये कहना है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी आपके देखे हैं, कंसिस्टेंटली मैं देख रही हूँ, एंड आई हैव लिटरली बेस्ड ऑन द ग्राफ्स मैंने बहुत शायद अच्छे शेयर्स बहुत अच्छे रेट पे खरीद लिए। और शायद अगर मैं सही थैंक यू हूँ, सो मच। मैं सही हूँ तो शायद आप CFA हैं। हाँ जी सर। देखिए जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जो लोग नहीं जानते वो समझिए कि मैम जो है CFA हैं। मैं मैम से पर्सनली अगर मैं सही हूँ तो इंदौर में मिला था, इंदौर में मिली थी मैम आप मुझसे। जी सर बिल्कुल। हाँ, और मैम ज्वाइन कर रही हैं और मैम कन्विंस्ड हैं। तो अगर मैम CFA करने के बाद कन्विंस्ड हैं तो आप लोग तो सीखिए बस ठीक है। सर CFA आप क्या लोग होता है? वीडियोस देखिए एंड यू अर्न। अच्छा तो सर आप के वीडियो देखिए आप लोग सब, बिकॉज इट इज सो गुड। मतलब इसीलिए सर मैं मैम वाकई में आप लिटरली डूइंग मतलब मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रही हूँ। और अगर शायद मैं सही हूं तो आप पहले एक बार स्टॉक मार्केट करके छोड़ चुके थे लाइफ में। सर मैं डरती थी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और वैसे भी मैंने कोटक सिक्योरिटीज में काम किया हुआ है, तो उसके बाद देखने के बाद में वॉलेटिलिटी देखने के बाद में आई नेवर एंटर्ड दैट सेगमेंट। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग फेथ। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहता हूं कि जितने ज्यादा लोगों को आप लोग जोड़ सकते हैं, पर्पस केवल इतना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई चाहे जितने लोगों को जोड़ दें। आप लोग टीचर्स हैं और जितने टीचर्स को, उनके फ्रेंड्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को जोड़ें। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए तो करने की मैं जरूर अपनी तरफ से मैं जरूर कोशिश करूंगा। और मैं कल परसों 2 दिन मैं जा रहा हूँ कसौली। अगर कसौली के आसपास कोई है और किसी को अपनी पोर्टफोलियो एनालिसिस करवानी है तो वो मुझे वहां मिल सकता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट 2 दिन रहूंगा किशनगढ़ में। किशनगढ़ इज नियर अजमेर। अजमेर के आसपास का भी कोई है तो वो मुझे वहां मिल सकता है और हम आपके वहां पे पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम में मैं फ्री रहता हूँ, दिन में मेरे सेशंस होंगे स्कूल में, तो इवनिंग टाइम पे हम मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट। थैंक यू। थैंक